नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। सत्ता या शासन किसी का रहा हो, पावर हाथों में आने के बाद संवैधानिक मान्यताओं और कानून कायदों को दरकिनार कर निजी स्वार्थ या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते संविधान और कानून को दरकिनार कर स्वार्थ पूर्ति की जाती है। भारतीय लोकतंत्र कभी दुनिया में आदर्श माना जाता था। विश्व के कई देशों में हमारे लोकतंत्र से प्रभावित होकर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन हमारे राजनेताओं और सिस्टम में घुसे कुछ भ्रष्ट और धूर्त किस्मी लोगों के कारण आज हमारे देश का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। हमारी पत्रकारिता, हमारी पुलिस, हमारे राजनीतिक कृत्य आज दुनिया में मजाक का विषय बने हुए हैं। हठधर्मिता और बर्बरता की अफसोसजनक घटना विगत दिवस जम्मू में तब देखने को मिली जब जम्मू विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा एक पत्रकार अरफान मोहम्मद रैंक का घर जमींदोज कर दिया गया। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बयान सामने आए हैं। जब हमारी टीम ने गौर किया तो लगता है कि इस घटना के पीछे पत्रकार इरफान की बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता ही सबसे बड़ा कारण है। हमें कुछ वीडियोस भी प्राप्त हुए हैं। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस आप हाथ नहीं लगाएगा। हम छेड़ नहीं रहे आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइट दुनिया खान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं, कितना ताम झाम एक अल्फाज बैंक के लिए, एक अल्फाज बैंक। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा, मोबाइल का रखा। सर टाइम मांग रहा हूँ मैं, नोटिस कहाँ पे? किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा है। दरअसल इस घटना के पीछे का एक बड़ा कारण पत्रकार इरफान डैंग द्वारा एक वकील शेख शकील साहब का वह इंटरव्यू भी हो सकता है जिसमें भाजपा के नेता कविंदर गुप्ता को लेकर कुछ आरोप लगाए गए। कविंदर गुप्ता उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। यह इंटरव्यू इरफान डैंग द्वारा लिया गया है और हम न्यूज शहर इंडिया से साभार यह वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता कविंदर गुप्ता जी पे कि उनका जो जानीपुर में स्थित घर है वो जेडीए लैंड पे है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डैंग साहब। सर आपका जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है इसका पूरे इसके पीछे की सच्चाई? डैंग साहब, सबसे पहले तो मैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो हमारे विकास पुरुष हैं मनोज सिन्हा साहब, सबसे पहले तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि जो ड्राइव उन्होंने शुरू की है इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ, बिग विग्स के खिलाफ, हम उनके साथ हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। डैंग साहब, मेरी एलजी साहब से ये भी गुजारिश है कि ये जो ड्राइव एलजी साहब ने शुरू की है फॉर रिट्रीवल ऑफ द स्टेट लैंड, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं रहनी चाहिए एक पर्टिकुलर, मैं ये कहूँगा कि चंद मखसूस लोगों के खिलाफ। ये ड्राइव जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन जो है वो चलनी चाहिए। जो भी इंक्रोचर है, चाहे कितना बड़ा इंक्रोचर है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, चाहे वो किसी भी सेक्ट से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। हमें इस वक्त एलजी साहब के हाथ मजबूत करने हैं और एलजी साहब को ये कहना है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन वो आगे बढ़े।
जहाँ तक तो मेरे वीडियो का ताल्लुक़ है, मैं आज अपने एलजी साहब को मैंने ये गुहार लगाई है एलजी साहब की अदालत में कि एलजी साहब जो हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर कविंदर गुप्ता, उनका जो एक्सेल्शियर लेन में जो मकान है 44A, वो जेडीए की एनक्रोच्ड लैंड पे है और वो खसरा नंबर 1187 है, जो कि टोटल 241 कनाल है। पूरा का पूरा ये जो 241 कनाल जो ज़मीन है ये अंडर एनक्रोचमेंट है और ये जेडीए ने मुझे आरटीआई में 22 मार्च 2022 को लिख के दिया हुआ है जी। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कविंदर जी का घर जो है वो इल्लीगल है, ठीक है, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आज हसीब द्राबू जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो सागर साहब की वो जो आउट हाउस जिस तरह गिराया गया है, इस तरह ये भी घर गिराया जाना चाहिए। वो इसलिए जो कविंदर जी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म 2014 में भरा था, उसमें उन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिटेल दी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा एक 2 स्टोरीड हाउस है जानीपुर में, जो कि खसरा नंबर 331 मिन में है, पलोड़ा में। आपको मालूम है कि जो जानीपुर है ये रेवेन्यू विलेज पलोड़ा के अंदर आता है जी। जब हमने मालूम किया कि खसरा नंबर 331 मिन पलोड़ा में कहाँ है, तो हमें ये मालूम हुआ, वो भी आरटीआई के थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, वो पता चला वो तो बीएसएफ पलोड़ा जहाँ पे है वो वहाँ पे है। वो जो खसरा नंबर है कोई 15 कनाल 17 मरले है जी। जो कि, और आप देख लीजिए कहाँ पे एक्सेल्शियर लेन डैंग साहब और कहाँ पे बीएसएफ पलोड़ा। पूरे जम्मू को ये मुझे लगता नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपस में कितना फासला है। जानीपुर में जहाँ पे घर तामीर किया है उसको शो कर रहे हैं 331 मिन, और 331 मिन जो है वो पलोड़ा में है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल एडजाइनिंग टू द वॉल ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट है। और मैंने जेडीए से मार्च महीने में 2022 में जेडीए से मैंने पूछा था कि जी ये जो खसरा नंबर 1187 एक्सेल्शियर लेन के जितने भी अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, जो एनक्रोचर्स हैं, मुझे उनकी लिस्ट दे दीजिए। और साथ में जेडीए से ये भी पूछा था कि क्या ये जो 1187 खसरा नंबर है, क्या ये जेडीए को मुंतकिल हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो जेडीए ने मुझे लिख के दिया कि जेडीए के रजिस्टर में इसका जिक्र है, ये एरिया जो है ये जेडीए को बाकायदा जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा खसरा नंबर 1187 ये अंडर एनक्रोचमेंट है। तो जहाँ तक मैंने उनसे पूछा कि एनक्रोचर्स की मुझे लिस्ट दे दीजिए, जेडीए ने कहा हमारे पास एनक्रोचर्स की कोई लिस्ट नहीं है, ना हमने लिस्ट तैयार की है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। तो मैं डैंग साहब आपकी वसादत से मैं कविंदर गुप्ता जी के साथ इस इशू के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर सामने, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेरी वीडियो है मैंने उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। मैं कविंदर जी को दावत देता हूँ, जम्मू में किसी भी जगह को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। और साथ में मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस जो डेमोलेशन ड्राइव है, एविक्शन ड्राइव है, इसको सिलेक्टिव मत रखें। ऐसा कोई भी एलजी साहब इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये ड्राइव जो है एक पर्टिकुलर जमात के खिलाफ है, या अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ है, या एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ है। मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ डैंग साहब, घनीश्याम सिंह जी हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे। जुलाई 2021 में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को खसरा नंबर 781 दिल्ली मार्बल मार्केट की एनक्रोचर्स, उसमें भी वीवीआईपी एनक्रोचर्स हैं, और मैं ये एलजी साहब को बताना चाहता हूं कि वो एनक्रोचर्स और वो जो डिमार्केशन की जो रिपोर्ट है घनीश्याम सिंह जी की, उसको दबाया है हमारे डिविजनल कमिश्नर ने, उसको दबा के रखा है हमारी डिप्टी कमिश्नर ने, उसको दबा के रखा है हमारे वाइस चेयरमैन जेडीए ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ रसूखदार लोग जिनकी एक पर्टिकुलर मखसूस जमात के साथ वाबस्तगी है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं जाना चाहिए। डैंग साहब बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत करके आज ये दिन देखा कि आज ये जो डेमोलेशन या एविक्शन का जो प्रोसेस है वो ऊपर से शुरू होने लगा है। हमें इस वक्त एलजी साहब के हाथ मजबूत करने हैं, लेकिन मैं एलजी साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये जो कविंदर गुप्ता जी की एनक्रोचमेंट है,
इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो हसीब द्राबू साहब के साथ हुई है, जो अली मोहम्मद सागर साहब के साथ हुई है, या जो बाकी लोगों के साथ आप कर। ऐसा कोई भी इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये सारी ड्राइव जो है वो सिलेक्टिव है। सर, अगर ऐसा होता तो भाजपा के भी कुछ लोगों के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, हो सकता है आस्ता आस्ता उनका भी नंबर आ जाए। आहिस्ता क्यों? जब आपने फ्लैट खाली कराने हैं, 107 लोगों के फ्लैट खाली हो गए, तो भाजपा की बारी कब आएगी? देखिए, आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जम्मू में, मैं दरख्वास्त करूंगा एलजी साहब को, सबसे पहले अगर आपने एविक्शन ड्राइव शुरू करनी है तो हाउस नंबर 44A एक्सेल्सियर लेन से शुरू कीजिए। मेरा कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मेरा कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं। आज देखिए, हर एक जितने भी मुतासरा लोग हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि ये एलजी साहब की ये जो ड्राइव है ये सिलेक्टिव है। मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, आप ही का एक आपने अभी इंटरव्यू किया, मैं किसी जुल्फकार नामी लड़के का इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये सारा सिलेक्टिव है। तो एलजी साहब, ऐसा अंदेशा नहीं जाना चाहिए। अगर आप वाकया में कोई मिसाल सेट करना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं कि कविंदर गुप्ता का जो घर है वो एनक्रोच्ड जेडीए लैंड खसरा नंबर 1187 पे है, और वाइस चेयरमैन जेडीए क्लैरिफाई करें, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू क्लैरिफाई करें, एसडीएम नॉर्थ क्लैरिफाई करें। और मैं डैंग साहब, आपको मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत होगा या जो मैंने ये बात कही है वो गलत होगी, उसकी सजा जो है वो एलजी साहब तयन करेंगे, और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आज ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले उक्त इंटरव्यू को देखने के बाद प्रेस कोर काउंसिल नामक संगठन ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में इस बाबत एक जनहित याचिका दाखिल की, जो कि संगठन के संरक्षक इंदु भूषण बाली द्वारा दाखिल की गई। हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि याचिका कविंद्र गुप्ता के शपथ ग्रहण से पहले न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसके बाद इसे खारिज कर दिया गया। हम उससे संबंधित दस्तावेज आपको दिखा भी रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में पोस्ट भी कर देंगे। यहाँ हम माननीय न्यायालय जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस बाबत प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस घटना को लेकर अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं चक्रपाणी। आज की ये जो लाइव है, आज का ये अपना बयान है, मैं बड़ी ही विषम परिस्थितियों में आप तक पहुंचा रहा हूं। और विषम परिस्थितियां मैं इसलिए कह सकता हूं कि बतौर प्रेस कोर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में ये बयान मुझे जारी करना पड़ रहा है, एक ऐसी परिस्थिति को लेकर जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, और जिसका कारण है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता के चौथे स्तंभ पर प्रहार हुआ है। और वो एक ऐसा प्रहार है कि जिस पर नज़रें नहीं चुराई जा सकती। मैं आप सभी देखने वालों का धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकालकर मेरे इस बयान को सुनने की ज़हमत उठा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर जम्मू विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी 27 नवंबर को बुलडोज़र की कार्यवाही की गई, और ये बुलडोज़र की कार्यवाही पत्रकार अरफान मोहम्मद डैंग, बड़े ही युवा, बड़े ही सशक्त पत्रकार हैं, उनके घर को जमींदोज करने के लिए की गई। यहाँ मैं आप सब कश्मीरी भाई बहनों का, जम्मू के भाई बहनों का, लद्दाख के भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, और प्रस्तुत करता हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस श्री अरुण पल्ली साहब और जस्टिस रजनेश ओसवाल साहब। और मैं आपसे आपके सामने हाजिर होकर ये कहना चाहता हूँ कि साहब, ये 27 नवंबर की जो घटना है ये बड़ी दुखद है। ये मात्र किसी पत्रकार पर प्रहार नहीं है, पत्रकारिता पर प्रहार नहीं है, बल्कि ये संविधान पर प्रहार है। और मैं इस घटना में यहाँ दिल्ली में बैठकर इस बयान को इसलिए जारी कर रहा हूँ कि जिस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, प्रेस कोर काउंसिल, उस संस्था ने
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। जी हाँ, मैं अपने संरक्षक इंदु भूषण बाली के द्वारा दी गई इस रिट का नंबर आपको बता रहा हूँ। आप में से कोई भी इसकी तस्दीक कर सकता है। इसका नंबर है WP ब्रैकेट में C और PIL नंबर जो हमारा है वो है 3009/2025। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आप तक क्यों पहुंचाना चाहता हूं। जी हाँ, ये रिट हमने जब दायर की थी हमारे संरक्षक इंदु भूषण बाली जी ने, तब हमारे मन में एक वीडियो को देखकर विचार आया था कि अगर सम्मानित पदों पर कुछ लोग ऐसे आसीन हो जाएंगे जिनके दामन दागदार हैं, जिनके पीछे कई सारे सवाल हैं, जिनके द्वारा किए गए कृत्य समाज में कहीं ना कहीं दुर्गंध फैला रहे हैं, समाज में कहीं ना कहीं बुराई का एक जखीरा बने हुए हैं, तो हम क्यों ना अदालत के सामने आए। लेकिन बड़ी ही मायूसी हमको देखने को मिली जब हमारी इस रिट को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आप में से सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि ये रिट हमने क्यों दायर की थी। जी हाँ, यही पत्रकार श्रीमान क्या नाम है अरफान मोहम्मद डैंग साहब ने एक इंटरव्यू किया था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ही एक सम्मानित अधिवक्ता साहब का, और उन्होंने आरोप लगाए थे जो आज एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं, लेकिन मैं उनको श्रीमान कविंद्र गुप्ता ही कहूँगा, क्योंकि वो पूर्व में एक मुख्यमंत्री भी रहे और साथ ही उनका बड़ा प्रोफाइल बहुत सशक्त है और आज भी वो एक बहुत सशक्त पद पर आसीन है, संवैधानिक पद पर आसीन है। उन पर आरोप लगाए थे और हमारे मन में ये बात थी कि अगर कोई भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठे तो वो दागदार ना हो। इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका दी, हमारी संस्था ने दी, श्रीमान इंदु भूषण बाली जी ने दी, और हम आज फिर से आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी निगाह में जम्मू विकास प्राधिकरण कल भी अपराधी था, आज भी अपराधी है। अगर हमारी रिट पर माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सही तरीके से संज्ञान लिया होता, अगर उस पर संज्ञान लेकर संविधान की रक्षा की होती, अगर उस पर संज्ञान लेके मानवीय संवेदनाओं को पहचाना होता, अगर उस पर संज्ञान लेकर संविधान की भाषा को समझा होता, अगर उस पर संज्ञान लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को ध्यान में रखा होता, तो वो रिट खारिज नहीं होती। और अगर वो रिट खारिज नहीं की जाती और इसके उलट जम्मू विकास प्राधिकरण पर नोटिस जारी होता, तो आज एक पत्रकार का घर नहीं गिराया जाता। घर चाहे पत्रकार का हो, चाहे किसी आम इंसान का हो, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि का हो, घर घर होता है। और ऐसे सर्दी के मौसम में अगर किसी का घर गिरा दिया जाए और कानों में तेल डालकर बैठी रहे जम्मू कश्मीर लद्दाख की हाई कोर्ट, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी हाई कोर्ट की। वो हाई कोर्ट नहीं है। फिर हाई कोर्ट का मतलब क्या है? अरुण पल्ली साहब, आप न्यायाधीश हैं, हम भी आपकी सम्मान करते हैं, पूरी आस्था रखते हैं न्याय में, न्याय व्यवस्था में, संविधान में आस्था रखते हैं, आपसे ज़्यादा ये आस्था रखते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप भी तो एक इंसान हैं। न्यायाधीश होने से पहले मानवीय संवेदनाएं आपके अंदर होनी चाहिए। और रजनीश साहब, आप भी बगल में बैठे थे, 2 सम्मानित जजों की ये खंडपीठ थी। आपने तो माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और माननीय सम्मानित जस्टिस की कुर्सी को भी दागदार कर दिया। आपको कोई अधिकार नहीं है इस पर बैठे रहने का। जवाब आपसे होते हैं। अगर गलती जेडी की है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़ी गलती आपकी है। आप एक ऐसी सम्मानित कुर्सी पर आसीन है, ऐसे संवैधानिक पद पर आसीन है कि आपकी कोई भी गलती को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। तो बताइए,
क्या आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? और हम आपको बताए देते हैं, आप स्वयं संज्ञान लीजिए, आपको अधिकार है स्वयं संज्ञान लेने का। हम आपसे हाथ जोड़कर अभी भी निवेदन करते हैं कि स्वयं संज्ञान लीजिए। प्रेस कोर काउंसिल की जो रिट आपने खारिज की है उस पर पुनः संज्ञान लीजिए। ये कौन सा तरीका है साहब? ये तो बताइए। हमारी पहली रिट थी जो जोड़ियां के एक युवक के गायब होने पर प्रेस कोर काउंसिल के द्वारा लगाई गई थी, उसको भी आपने खारिज कर दिया था। और फिर उसी मैटर पर आपने सो मोटो दिखा दिया। मतलब ये आंख मिचोली किससे खेल रहे हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए आपको? क्या महाअभियोग की तैयारी की जाए आपके खिलाफ? साहब, हम आपसे प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से एक मानवीय संवेदना की तरफ से हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूं। मैं चक्रपाणी चक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं प्रेस कोर काउंसिल का, और आपसे निवेदन करता हूं, इसी बयान के मार्फत आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी उस रिट पर स्वयं पुनः विचार कीजिए, नोटिस जारी कीजिए जम्मू विकास प्राधिकरण को, और सीखों में भेजिए, सलाखों में भेजिए ऐसे बरबंड अधिकारियों को। और आपके ही माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के माननीय राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब, आपको भी प्रणाम करता हूं। साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं। हुजूर, ये भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, और आप इस भूमि की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त। साहब, आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपके लिए सब एक से होने चाहिए। ये क्या आपने एक गरीब पत्रकार का घर गिरा दिया और बड़े बड़े नेताएं चुपचाप बैठे हैं? और कविंद्र गुप्ता क्या संविधान से बड़े हो गए? उनको क्या अधिकार है जमीन को अतिक्रमण करने का? उन्होंने एंक्रोचमेंट कैसे कर लिया भाई? संविधान है या नहीं है? या आपके स्टेट में संविधान लागू नहीं है? आप बिना संविधान के इस पद पर आसीन हो गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप पत्रकार अरफान मोहम्मद डेंग साहब का घर जो तोड़ दिया गया है उसको तत्काल बनवाने के लिए आदेश जारी करें। साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो जेडीए के बड़े अधिकारी हों या किसी राजनीतिक दल के नाते किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए कविंद्र गुप्ता साहब हों। ये न्यायालय है साहब। मैंने तो बचपन से सुनता आया हूं, अक्सर लोग कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। लेकिन पल्ली साहब, ऐसी अदालत है? आज जबकि 1 दिसंबर को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये बयान रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ही मैंने सुबह पढ़ा हमारे सीजीआई साहब ने कुछ बदलाव किए हैं और उन्होंने तीव्र न्याय की बात कही है। तो शायद कुछ सीख ले लीजिए साहब। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन पुनः आपसे निवेदन करता हूं, वरना तो प्रेस कोर काउंसिल अब आपके खिलाफ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वचनबद्ध है। और मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि प्रेस कोर काउंसिल सिर्फ पत्रकारों के लिए काम नहीं करती, बल्कि देश का हर नागरिक जो संविधान में विश्वास रखता है, कानून में आस्था रखता है, देश को प्यार करता है, हम आपके साथ खड़े रहे हैं। ये देश हम सबका है, इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। तो सुना आपने, इस घटना को आज भले ही राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा हो, परंतु यह संभव है कि जम्मू विकास प्राधिकरण द्वारा की गई उक्त कार्रवाई के तार कविंद्र गुप्ता जी से भी जुड़ते हों।
यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि अगर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने प्रेस कोर काउंसिल की जनहित याचिका पर सुनवाई की होती तो शायद ये घटना आज नहीं घटती। बहरहाल इस खबर में अभी बस इतना ही। इस पूरे प्रकरण को हम गौर से देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप अपने विचार सुझाव कमेंट करना मत भूलिएगा। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।